हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 24 की शुरुआत में जेन गाओजन से मिलने के लिए कैफे आई होती है। गाओजन जेन के हैंड राइटिंग और फिंगरप्रिंट के टेस्ट का रिजल्ट देख रहा होता है। जेन कहती है कि मैंने कभी भी इस एग्रीमेंट पर अपना थंब नहीं लगाया, तो फिर टेस्ट में क्यों ये शो किया गया है कि फिंगरप्रिंट्स मेरे ही हैं। गाओजन कहता है कि तुम दोनों साथ रहते थे, इसलिए यूनिंग के पास बहुत सारे मौके थे कि वो तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स बड़ी आसानी से ले सके। जेन गाओजन से पूछती है कि अब हम क्या करेंगे। गाओजन जेन को एक फाइल देता है। जेन इन पेपर्स को पढ़कर बहुत हैरान होती है, कहती है कि क्या हम बैंक को सू करेंगे। तो गाओजन कहता है कि हाँ, हम बैंक को सू करेंगे कि उन्होंने तुम्हारी आइडेंटिटी किसी को भी कैसे यूज करने दी है, और ये कि तुम्हारा बैंक कार्ड यूज होता रहा और तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं था। जेन कहती है लेकिन फिर भी इससे हमारी बेसिक प्रॉब्लम तो हल नहीं होगी। गाओजन कहता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो थोड़ा सा और वक्त हासिल करने के लिए कर रहे हैं। अगर हम वाकई में ही इस मसले को हल करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर पैसों के साथ क्या हुआ। इतने में जेन का फेवरेट केक आ जाता है जो कि गाओजन ने ऑर्डर किया होता है। जेन को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। अब मिस्टर च्यू मिस्टर फांग को आकर बताता है कि एनही ट्रेवल्स के स्टॉक प्राइस आज बहुत नीचे चले गए हैं। ये सुनकर मिस्टर फांग पूछते हैं कि इस सब के पीछे कौन है। मिस्टर च्यू कहते हैं कि शायद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बाकी मुझे इतना कुछ नहीं मालूम। मिस्टर फांग कहते हैं कि एनही ट्रेवल्स को इन्फॉर्म करो कि वो इन्वेस्टर्स को यकीन दिलाने के लिए एक अनाउंसमेंट करेंगे और हमारी कंपनी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट इशू की जाएगी। मिस्टर च्यू कहते हैं कि क्या ऐसा करना ठीक होगा। तो मिस्टर फांग कहते हैं कि हम इस बात का फैसला तब करेंगे जब हम इस क्राइसिस से बाहर निकल आएंगे। दूसरी तरफ मिस शेन किसी से फोन पर गुस्से में कह रही होती है कि मैंने तुमसे कहा भी था, तो फिर तुमने सारे शेयर्स क्यों नहीं बेचे। मिस शेन कह रही होती है कि तुम बेवकूफी कर रहे हो। इस सब के पीछे फांग है, वो कंपनी के फंड्स को इस्तेमाल करते हुए अपने पैसों को बचा रहा है। फोन पर जो होता है वो मिस शेन से इस सिचुएशन से बाहर निकलने के बारे में बात कर रहा होता है। तो मिस शेन कहती है कि अब सिर्फ हमें इंतजार करना होगा कि मिस्टर फांग अब क्या करता है। मिस शेन कहने लगती है कि सिवाय यूनिंग के मिस्टर फांग से उनका पैसा कोई और नहीं ले सकता। ये कहकर मिस शेन कॉल बंद कर देती है। इसके बाद मिस्टर फांग किसी को कॉल पर बता रहा होता है कि सारे पैसे बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाएंगे। ये आदमी मिस्टर फांग से लुयांग के बारे में पूछने लगता है कि तुम्हें मालूम हुआ कि उस पर हमला किसने किया था। तो मिस्टर फांग कहते हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी यूनिंग अब मर चुका है और तुमने जेन को अप्रोच करने के लिए किसी को अपनी आइडेंटिटी देकर भेज दिया है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि हमारे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। लेकिन ये कहने लगता है कि जो कोई भी लुयांग पर हमला करके छुप गया है उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा, और जो शख्स मेरी आइडेंटिटी को इस्तेमाल कर रहा है वो भी इतना काबिल भरोसा नहीं है, इसीलिए मोहतात रहना ही हमारे लिए बेहतर है जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। जैसे ही कॉल बंद होती है तो मिस्टर फांग के डोर पर कोई नॉक करके चला जाता है। मिस्टर फांग बाहर देखने के लिए आते हैं तो बाहर सिर्फ एक नोट पड़ा होता है जिस पे ये लिखा होता है कि तुम भागने की कोशिश कर रहे, लेकिन क्या तुमने वो पैसे तैयार कर लिए हैं जो मुझे चाहिए। ये देखकर मिस्टर फांग परेशान हो जाते हैं। अब मिस्टर फांग मिस्टर च्यू के साथ मिलकर सीसीटीवी फुटेज में इस शख्स को देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इस आदमी ने अपना चेहरा बहुत अच्छे से कवर किया होता है। मिस्टर च्यू कहने लगते हैं कि ये आदमी यूनिंग जैसा क्यों दिखाई दे रहा है। ये सुनकर मिस्टर फांग कहते हैं कि मुझे याद है कि यूनिंग ने मुझे एक रिपोर्ट सबमिट करवाई थी। मिस्टर फांग जल्दी से वो रिपोर्ट निकाल कर इस नोट की हैंड राइटिंग के साथ इसको मैच करने लगते हैं और ये हैंड राइटिंग बिल्कुल एक जैसी होती है। मिस्टर च्यू तो ये जानकर बहुत हैरान हो रहे होते हैं कि क्या यूनिंग अभी तक जिंदा है। दूसरी तरफ लुयांग को होश आ गया होता है। अब जेन गाओजन के साथ केस के बारे में डिस्कशन कर रही होती है। इसको यहाँ पर जियो की कॉल आती है। जेन ये देख कर के गाओजन को कॉल आ रही है साइड पर चली जाती है। जियो गाओजन को बताता है कि लुयांग को होश आ गया है, लेकिन उसने पुलिस के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। कॉल सुनने के बाद गाओजन जेन को आकर भी बताता है कि लुयांग को होश आ गया है। अब ये खबर मिस्टर फांग तक भी पहुंच गई होती है। मिस्टर फांग तो बहुत ही परेशान दिखाई दे रहे होते। मिस्टर च्यू कहने लगता है कि क्या आपको लगता है कि लुयांग पर भी हमला यूनिंग नहीं किया होगा। शायद यूनिंग को खबर हो गई होगी कि उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और जब लुयांग यूनिंग की कार देखने के लिए वहाँ पर गया तो उसने इस डर के मारे ही लुयांग पर हमला कर दिया कि कहीं वो एक्सपोज ना हो जाए। मिस्टर फांग कहते हैं कि ये सब बकवास है, यूनिंग तो मर चुका है। मुझे लगता है कि कोई बस हमें इस तरह से डराने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर च्यू कहते हैं कि फिर उसके पास हमारी कंपनी का कार्ड कैसे है। तो मिस्टर फांग कहते हैं कि उसके पास यकीनन कोई ऐसा तरीका होगा जिसके जरिए उसने कार्ड को हासिल कर लिया होगा। मिस्टर च्यू कहते हैं कि यूनिंग का चेहरा एक्सीडेंट के कारण बहुत खराब हो गया था। हो सकता है कि यूनिंग की जगह कोई और मरा हो, और जो एक्सीडेंट था वो भी अजीब था। ऐसा दिखाई देता था कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि यूनिंग ने खुदकुशी कर ली, लेकिन उस वक्त पर यूनिंग हमें $40 मिलियन
मिलियन यॉन के लिए ब्लैकमेल कर रहा था, उसे तो हमारे जवाब का इंतजार करना चाहिए था। ऐसे हालात में उसकी खुदकुशी करना बहुत ही अजीब बात है। मिस्टर फांग कहते हैं कि हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। मुझे तो लगता है कि जेन भी अपने हस्बैंड के साथ मिली हुई है, इसलिए तुम उस पर नजर रखो। जेन ये खबर सुनने के बाद गाओजन से कहती है कि फिर मुझे लुयांग से मिलने के लिए जाना चाहिए, लेकिन गाओजन कहता है कि तुम भला वहाँ पर क्या बहाना इस्तेमाल करके जाओगी। जेन कहती है कि लुयांग और यूनिंग बहुत क्लोज थे और मुझे उसकी कंडीशन के बारे में पता है, तो मेरा उसको हॉस्पिटल में मिलने जाना नॉर्मल बात है। तो गाओजन कहते हैं कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि लुयांग को होश आ गई है? क्या तुम उस पर नजर रख रही थी और तुम ऐसा क्यों कर रही थी? इस तरह के सवालों का तुम कैसे जवाब दोगी? सेन को भी गाओजन की बात समझ में आ जाती है। अब सेन को यूनिंग के डैड की कॉल आती है, जो इसको घर आने के लिए कह रहे होते हैं कि हमें यूनिंग की कुछ चीजें मिली हैं, तुम आकर क्या उनको देख सकती हो? सेन ये सुनकर यूनिंग के डैड से कहती है कि मैं कुछ ही देर में वहाँ पर आ रही हूँ। अब सेन गाओजन को सारी बात बताकर यहाँ से चली जाती है। अब सेन अपने इन-लॉज के घर पर आ गई होती है और ये एक मेडिसिन के बैग को देख रही होती है। यूनिंग के पेरेंट्स बताते हैं कि कल रात यूनिंग ये मेडिसिन डोर पर टांग कर चला गया है। सेन कहती कि हो सकता है कि ये मेडिसिन आपके किसी रिलेटिव ने भेजी हो। यूनिंग की मॉम कहती है कि यूनिंग के अलावा और किसी को ये नहीं मालूम कि मैं कौन सी दवाइयाँ लेती हूँ। सेन को तो इनकी बात पे यकीन नहीं आ रहा होता, तो यूनिंग की मॉम इसको एक नोट दिखाती है जिस पर यूनिंग ने लिखा होता है कि आप दोनों अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा और जेन का भी। जेन भी ये देखकर हैरान हो रही होती है कि ये हैंड राइटिंग तो यूनिंग की ही है। यूनिंग की मॉम तो बहुत खुश हो रही होती है कि यूनिंग नहीं मरा और वो हमें देखने के लिए कल वापस आया था। अब सेन जब वापस आ रही होती है तो उसको गाओजन की कॉल आती है, जो इससे पूछने लगता है कि वहाँ पर क्या हुआ। तो जेन कहती कि कुछ भी नहीं, मैं अपने घर पर आ गई हूँ। इतने में ही यहाँ पर जेन किसी आदमी को जाते हुए देखती है और जेन को ये बिल्कुल यूनिंग जैसा दिखाई दे रहा होता है। ये देखकर जेन इस आदमी के पीछे चली जाती है। गाओजन इससे पूछ रहा होता है कि क्या हुआ है। जब जेन का कोई जवाब नहीं आता तो गाओजन भी जेन के पास पहुँचने के लिए यूटर्न ले लेता है। अब जेन देखती है कि वो आदमी टैक्सी में बैठकर चला गया है। अब गाओजन जब यहाँ पर पहुँचता है तो ये जेन की कार का दरवाजा खुला देखता है। इतने में यहाँ पर जेन आ जाती है। गाओजन जेन से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। जेन कहती है कि मेरे घर में जाकर बात करते हैं। अब जेन जैसे ही अपने डोर पर आती है तो यहाँ पर जेन का फेवरेट केक रखा होता है। इस केक के ऊपर एक नोट भी लिखा होता है कि तुम केस के बारे में ज्यादा परेशान नहीं हो, मैं पैसे वापस कर दूंगा। ये नोट देखकर जेन जल्दी से स्टडी में आती है और यूनिंग की डायरी निकाल कर इस कार्ड पर लिखी हुई हैंड राइटिंग को मैच करने लगती है और ये हैंड राइटिंग सेम ही होती है। अब गाओजन भी इस केक को अंदर लेकर आ जाता है और इससे पूछता है कि ये कौन छोड़कर गया है। जेन कहती कि मुझे भी नहीं मालूम। गाओजन कहता है कि भी एंट्रेंस पर क्या हुआ है, तुम परेशान दिखाई दे रही थी। जेन कहती है कि मुझे काम पर जाने के लिए देर हो रही है, इसलिए मैं अपना यूनिफॉर्म लेकर आती हूँ। ये कहकर जेन जाने लगती है, लेकिन गाओजन इसको जाने से रोक देता है और कहता है कि मुझे परेशानी हो रही है कि तुम इस हालत में ड्राइव नहीं कर पाओगी, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देता हूँ। जेन ये सुनकर अपने रूम में चली जाती है। अब मिस्टर फांग फोन पर बात करते हुए कह रहा होता है कि उसे मालूम है कि हमें जल्द पैसे मिलने वाले हैं, इसीलिए वो पैसे मांग रहा है। उसको हमारे अगले प्लान की भी खबर है, शायद इसी वजह से अब वो बाहर आ गया है, लेकिन हम यूनिंग को अपना प्लान बर्बाद करने नहीं दे सकते। अब ऑफिस के नंबर पर मिस्टर फांग को कॉल आती है। मिस्टर फांग इससे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम कौन हो। तो ये कहने लगता है कि मुझे यकीन है कि तुम जानते हो कि मैं कौन बात कर रहा हूँ। मिस्टर फांग कहते हैं कि तुम्हें चाहिए क्या। तो ये कहता है कि आपको इसके बारे में भी मालूम है। मिस्टर फांग कहते हैं कि ये सब बातें फोन पर डिस्कस करना ठीक नहीं है, तो क्यों ना हम लोग मिल लें। तो ये कहने लगता है कि एक मरे हुए आदमी को दिन से डर लगता है, इसलिए मिलना ठीक नहीं है। तुम मुझे मेरे पैसे दे दो तो मैं ये दुनिया हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा, वरना मेरे हाथ में जो चीजें हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी। ये सुनकर मिस्टर फांग कहते हैं कि आखिर तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो ये कहता है कि मुझे 100 मिलियन यॉन चाहिए। मिस्टर फांग कहते हैं कि लेकिन तुम्हें तो 40 मिलियन यॉन चाहिए थे ना। तो ये हंसते हुए कहने लगता है कि वो तो एक जिंदा इंसान की डिमांड थी, मरे हुए इंसान की डिमांड थोड़ी सी मुख्तलिफ है, लेकिन तुम्हें जो भी करना है तुम जल्दी करो, क्योंकि तुम इतनी सी प्रॉब्लम को अपने बड़े प्लान में नहीं आने दे सकते। ये कहकर यूनिंग कॉल बंद कर देता है और मिस्टर फांग तो इस कॉल की वजह से परेशान हो गए होते हैं। अब जेन और गाओजन जब सोसाइटी से बाहर आ रहे होते हैं तो गाओजन जेन से कहता है कि कोई हम पर नजर रखे हुए है। जैसे इस आदमी को भी लगता है कि इनको शक हो गया है तो ये यहाँ से चला जाता है। जब ये दोनों कार में बैठ जाते हैं तो गाओजन जेन से पूछता है कि आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। जेन कहती है कि मैं तुमसे जानबूझकर कुछ भी नहीं छुपा रही, बस मैं इस टाइम पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। गाओजन कहते हैं कि क्या तुम मुझे बाकी सब चीजों की टेक केयर करने नहीं दे सकती। जेन कहती कि नहीं, क्योंकि मैं फिर से किसी के इशारों पर चलने वाला टॉय नहीं बन सकती, मैं अपना भी ओपिनियन रखना चाहती हूँ। ये गाओजन से कहने लगती है कि मैं हर चीज के लिए तुम पर रिलाई नहीं करना चाहती। अब गाओजन जेन को रेस्टोरेंट लेकर आ जाता है। ये जेन से कहता है कि रात में भी मैं
मैं ही तुम्हें पिक कर लूंगा। लेकिन जेन कहती है कि मेरा घर यहाँ से बहुत करीब है, इसलिए तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी अगर मेरे कोलीग्स मुझे इस कार में आते हुए देखेंगे तो वो मेरे बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचेंगे। गाओजन कहते कि ठीक है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 24 खत्म हो जाती है।